गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये अपना लास्ट सेशन रहने वाला है बैंक ऑडिट के क्वेश्चंस का। आज के सेशन में अपन इसको पूरा कर लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। गुप्ता एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ डीसीबी बैंक लिमिटेड, अ प्राइवेट सेक्टर बैंक रजिस्टर्ड विद आरबीआई। मिस्टर कैवल गुप्ता, the engagement partner, while performing the audit as per checklist, noted down the following points which would be part of the audit query as given below. Interest on state government guaranteed advance has been taken into income even though such advance has remained overdue for more than 90 days. नहीं, ध्यान रखना, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। जो स्टेट गवर्नमेंट गारंटी एडवांस है वहाँ पे ये रिलैक्सेशन नहीं है। और दूसरा ध्यान रखना, इनकम रिकॉग्निशन पे तो वैसे भी है ना, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। वहाँ पे तो एनपीए के नॉर्म्स जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इनकम रिकॉग्निशन। दूसरा क्या है क्वेरी, there is an account for which an ad hoc limit has not been reviewed for 180 days from the date of such ad hoc sanction and such account has been treated as performing asset in the books. Okay, ये देखिए, ये एनपीए ट्रीट होना चाहिए था, ये परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, one of the NPA was sold for a value higher than net book value. Profit was recognized, but the excess provision, profit was not recognized, but the excess provision in respect of the same has been reversed. Okay, ये भी अलाउड नहीं है, आप excess provision को रिवर्स नहीं करोगे। In case of one of the account, an additional temporary limit has been sanctioned for 25% of the existing limit and for 120 days tenure. देखिए मैक्सिमम कितना अलाउड है, 20% and for 90 days. राइट। नेक्स्ट क्या है, ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट द नेट पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉरेन करेंसी वाज नॉट स्क्वायर्ड एंड वाज अनकवर्ड बाय द सब्सटेंशियल अमाउंट। देखिए आपको पहले तो इसको स्क्वायर कर देना है और ध्यान रखना ये अनकवर्ड नहीं रह सकता बाय द सब्सटेंशियल अमाउंट। राइट, तो देखिए इस केस में क्या एक्शन लिया जाएगा। देखिए जो इनकम आपने, जो पहले वाले केस में जो इनकम आपने जो रिकॉग्नाइज करी थी, आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। राइट, दूसरे वाले में क्या था, 180 डेज तक उसको है ना लिमिट को रिव्यू नहीं किया था, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एनपीए ट्रीट करना पड़ेगा। देखिए एक्सेस प्रोविजन आप रिवर्स नहीं कर सकते, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिटेन रखना पड़ेगा। देखिए मैक्सिमम कितना ले सकता है, 20% एंड फॉर द 90 डेज। राइट, तो आपको टेम्परेरी लिमिट को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन वाला कौन सा था, फॉरेन करेंसी, जिसको आपने स्क्वायर नहीं करी है। राइट, नेट पोजीशन को आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और ध्यान रखना वो है ना सब्सटेंशियल अमाउंट से है ना अनकवर नहीं रह सकता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बीओटी लिमिटेड इज एंजॉइंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन फ्रॉम द नरीमन पॉइंट मुंबई ब्रांच ऑफ केएनबी बैंक फॉर ₹250 crore. However, for practical consideration, various sublimits have been fixed for the borrower company for operation at a Solapur, Pune, Nashik branch of the same bank. ओके, देखिए उनको अलाउ कितना किया गया है, 250 करोड़ का किया गया है कि उनको टोटल कितनी लिमिट अलाउ करी गई है, 250 करोड़ की। और ध्यान रखना कुछ सब लिमिट फिक्स करी गई है। उतनी लिमिट का जो उस बैंक की दूसरी ब्रांचेज है, उस बैंक की जो दूसरी ब्रांचेज है, आप वहां से भी आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट लिमिट अलाउ है ना एंजॉय कर सकते हो। द मैनेजर ऑफ द सोलापुर ब्रांच नोटिस दैट देयर आर नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन सब लिमिट अकाउंट बीइंग ऑपरेटेड एट द सोलापुर ब्रांच फॉर मोर देन 90 डेज एज ऑन द 31st March 2022. ओके, डिस्कस द अप्रोच ऑफ सीए मुन्नी, statutory branch auditor of a Nariman Point branch Mumbai of KNB Bank in the matter of asset classification of the above borrower account. Also discuss consideration for classifying said account at the Solapur branch. देखिए सोलापुर ब्रांच में इसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो एग्रीगेट लिमिट होती है उसकी एग्रीगेट लिमिट और उसका जो एग्रीगेट परफॉर्मेंस होता है, राइट, जो उसकी जितनी भी दूसरी ब्रांचेज है या फिर जहाँ पे जिस ब्रांच में जो नरीमन पॉइंट ब्रांच जहाँ से उसको वो लोन क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हुई थी, राइट, अपन क्या करते हैं उसका एग्रीगेट उसका परफॉर्मेंस देखता है कि उसका एग्रीगेट परफॉर्मेंस क्या है ऑपरेटिंग। अगर उसका एग्रीगेट परफॉर्मेंस क्या है ऑपरेटिंग है तो उसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत
नहीं है। नरीमन ब्रांच को क्या करना चाहिए, जितने भी ब्रांच से जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उस हर ट्रांजेक्शन को उसको कंसिडर करना चाहिए, उसके बेसिस पे देखना चाहिए कि ये ना जो अकाउंट है ये ऑपरेटिव है या नहीं, क्या इसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत है या नहीं, राइट। तो ध्यान रखना सोलापुर ब्रांच वाले को क्या करना है, उसको एनपीए ट्रीट नहीं करना है, राइट, बल्कि उसको क्या करना है, नरीमन ब्रांच से कम्युनिकेट करना है कि उसका स्टेटस क्या है, राइट। क्योंकि ध्यान रखना हमेशा इसको है ना एग्रीगेट है ना देखा जाएगा। देखिए जो एनपीए का स्टेटस देखा जाएगा वो है ना ओवरऑल है ना परफॉर्मेंस ओवरऑल लिमिट को कंसीडर करके किया जाएगा, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ सब लिमिट, राइट। देखिए जब भी आपको स्टेटस देखना तो आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस देखोगे सारे ट्रांजेक्शन्स का, उसके बेसिस पे आपको ध्यान रखना देखना है कि एन अकाउंट का स्टेटस क्या रहना चाहिए, राइट। ध्यान रखना जो सब ब्रांच है जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है वो ध्यान रखना वो जो मैटर है वो क्या है, इररिलेवेंट है, आपको ध्यान रखना उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज a statutory auditor of a nationalized bank which has multiple banking account and consortium account of a corporate borrower and of which many accounts are falling within the purview of a CDR mechanism. Enumerate the audit procedure to be carried out for assessing such borrowers account. देखिए कॉर्पोरेट जो डेट रिस्ट्रिक्टिंग होती है उसमें क्या होता है बेसिकली, जब बोरो को लगता है कि वो टाइमली बेसिस पे पेमेंट वगैरह नहीं कर पाएगा या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही तो क्या करता है डायरेक्टली खुद कॉन्टेक्ट करता है किसके साथ, लैंडर के साथ, कि क्या करिए टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करिए, जैसे कि इंटरेस्ट के परसेंटेज हो गया, राइट, या फिर उसका जो कंपाउंडिंग वगैरह होती है, या फिर जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वगैरह होती है, या फिर जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होती है उसमें आप क्या करिए कुछ है ना रिलैक्सेशन वगैरह करिए, उसमें कुछ क्या करिए मॉडिफिकेशन करिए, इसको अपन क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, राइट। अब ध्यान रखना एक बार जब वो एप्लीकेशन फाइल होती है तो ये है ना वो अकाउंट खुद बताता है, राइट, ये जो एप्लीकेशन फाइल होती है ट्रांजेक्शन खुद बताता है कि ये अकाउंट क्या है इंटेंसिकली क्या है वीक है, क्या है इंटेंसिकली वीक है। अपन ने क्या डिस्कस किया था, अगर कोई अकाउंट इंटेंसिकली वीक होता है तो ध्यान रखना बैंक को है ना अगेंस्ट उसको है ना रिव्यू करना चाहिए कि क्या ये अकाउंट है ना स्टैंडर्ड रहेगा या नहीं रहेगा, राइट, क्या ये अकाउंट स्टैंडर्ड रहेगा या नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना जो सीडीआर के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और जो आरबीआई गाइडलाइन थी, राइट, सर्कुलर, उसमें क्लियरली था कि एक बार ध्यान रखना अगर कोई एप्लीकेशन फाइल होती है फॉर द कॉर्पोरेट डेटा रिस्ट्रिक्टिंग तो ध्यान रखना ड्यूरिंग द पीरियड जब तक वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बैंक को देखना है क्या उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन वगैरह बनाना है या नहीं बनाना है। और ध्यान रखना एक बार कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रिक्टिंग पूरा हो गया तो ध्यान रखना उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, एनपीए में रहेगा, पर जो स्टैंडर्ड है तो ध्यान रखना उसका है ना क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। देखिए पहले तो है ना मीनिंग बताया है कि सीडीआर क्या होता है, फिर ध्यान रखना आरबीआई की गाइडलाइन का रेफरेंस दिया है और देखना है कि क्या बैंक है ना उससे कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना रेट्रोस्पेक्टिव है ना इफेक्ट है ना रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो सकती है। ध्यान रखना एक बार एप्लीकेशन मिलती है तो ये इंडिकेट करती है कि अकाउंट क्या है इंटेंसिकली वीक है। ध्यान रखना जब तक रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस पूरा नहीं होता ऑडिटर को देखना है क्या कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत थी या नहीं थी, और अगर थी तो क्या बैंक ने बनाया नहीं बनाया है। और ध्यान रखना एक बार रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो गया है तो जो स्टैंडर्ड है वो ध्यान रखना वो डाउनग्रेड हो जाएगा टू सब स्टैंडर्ड, ध्यान रखना एनपीए है ना एनपीए वाली कैटेगरी में ही रहेगा, राइट, बड़ा सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर पार्ट ऑफ अ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। During the course of audit, it has come to your notice that there are a large number of cash credit accounts in the branch. Many of the cash credit accounts are only partially utilized during the substantial part of the year. However, in the month of March, the accounts are fully utilized. On further scrutiny, it is observed that these account holders have made a fixed deposit from this utilized amount at the year end. These deposits have been liquidated in the first week of April of the next financial year. Comment upon how this situation would be dealt by you as a statutory branch auditor. देखिए क्या हो रहा है कोई कैश क्रेडिट है ना लिमिट अलाउ करी होगी बैंक ने, राइट। अब ध्यान रखना पूरे साल तो क्या है वो अनऑपरेटिव है, पूरे साल तो वो क्या है अनऑपरेटिव है, ना ही उसका कोई यूटिलाइजेशन होता है, ना ही वहां पे क्या हो रहा है कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट।
उसके मेजरली कैश क्रेडिट अकाउंट में ध्यान रखना, जो सीसी लिमिट अकाउंट है वहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, वो अनऑपरेटिव, वहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं। साथ में ध्यान रखना कोई भी है ना वहाँ पे उसके जो लिमिट है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली बैंक को कोई इनकम है वहाँ पे नहीं हो रही होगी, राइट। अब ध्यान रखना क्या होता है ईयर एंड पे, ईयर एंड पे क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली यूटिलाइज हो रही है, ये जो अकाउंट है ये कंप्लीटली है ना फुल्ली यूटिलाइज हो जाते हैं, राइट। मतलब एक बार क्या होगा, जो बोरोवर है वो पूरा पैसा है ना ले लेता होगा, विड्रॉ करता होगा, और ध्यान रखना उसी से ध्यान रखना क्या होता है, एक फिक्स डिपॉजिट बनाए जाते हैं, राइट। क्या बनाए जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, विंडो ड्रेसिंग हो रही है। क्या हो रही है, विंडो ड्रेसिंग ट्रांजेक्शन है। ध्यान रखना आर्टिफिशियली है ना बैंक क्या कर रहा है, अपनी बैलेंस शीट को क्या कर रहा है, बेटर कर रहा है, अपने बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, बैंकिंग ऑपरेशन को क्या कर रहा है, बेटर कर रहा है आर्टिफिशियली। एक्चुअली बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, राइट। और ध्यान रखना क्या बोला है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्या हो रहा है, वापस फिक्स डिपॉजिट क्या हो रहा है, वो लिक्विडेट कर रहे हैं उसको, राइट। तो मतलब ये क्या है, सिर्फ ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर करने के लिए किया जा रहा है, एक्चुअली वहां पे कोई है ना जेन्युइन रीजन नहीं है। तो ध्यान रखना ये सीरियस इरेगुलरिटी, ये ध्यान ये क्या है, सीरियस इरेगुलरिटी है। ये ऑडिटर को अपने एलएफआई में तो रिपोर्टिंग करनी चाहिए, साथ में जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है उसको वहां पे भी इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो फैक्ट्स ऑफ द केस बताएं कि किस केस के क्या क्या फैक्ट है, फिर बताएं कि ये कैसे ट्रांजेक्शन है, विंडो ड्रेसिंग ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल अपनी बैलेंस शीट को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है बैंक, अपने है ना एडवांसेस को इन्फ्लेट कर रहा है, साथ में है ना डिपॉजिट को भी बेटर बता रहा है। ध्यान रखना जो गाइडलाइंस है वो क्लियरली बताती है इस टाइप के ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, राइट। इस केस में पेनल एक्शन वगैरह भी लिए जा सकते हैं। ध्यान रखना ऑडिटर को एलएफआर में रिपोर्ट करना चाहिए, साथ में जो उसकी मेन ऑडिट रिपोर्ट है वहां पे भी उसको इसको रिपोर्ट करना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सीए प्राची वाज conducting statutory audit of a branch of a nationalized bank for the year 22-23 while leaving operation and documents of the borrower enjoying overdraft credit facility of rupees 50 crore availed against security of stock and book debt. Following observation were jotted down by her. देखिए क्या क्या पॉइंट नोट किया है। देखिए बैलेंस इन ओवरड्राफ्ट क्रेडिट फैसिलिटी ऑन 31 मार्च 2023 वाज 55.65 करोड़। ओके, ज़्यादा है ना क्या हो रहा है, लिमिट अवेल हो रही है। द बैलेंस इन अकाउंट एक्सीडेड सैंक्शन लिमिटेड ड्यूरिंग द होल मंथ ऑफ मार्च 23। ओके देखिए इसका मतलब क्या है, फेब 23 तक क्या है, मतलब वो है ना लिमिट के अंडर था, सिर्फ मार्च के महीने में इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा लिमिट ज़्यादा यूज हुई है, राइट। एज पर द टर्म्स ऑफ सैंक्शन लेटर द स्टॉक statement were required to be submitted monthly. Latest available stock book data statement for the month of February 2023 showed drawing power of a 48.5 crore only. However, stock book data statement of a previous month showed adequate drawing power. ओके सिर्फ मतलब मार्च के लिए उन्होंने क्या हुआ, ज़्यादा ना हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ मार्च के लिए है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी डेफिशिएंसी जो नॉर्मली अलाउ होती है। Now, stock audit of borrower also conducted during the year by one of the impaneled stock auditor of bank. Stock audit report dated 31st December 2022 placed on the record showed adequate drawing power. Okay, 22 तक भी क्या था, adequate drawing power था, right? तब तक भी क्या था, adequate drawing power था, और ये है ना हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी बोलती है। However, it has commented adversely on the decline turnover of borrower in year 22-23 as compared to proportionate turnover in the preceding year. ये देखिए कमेंट है, ये कोई नेगेटिव है ना चीज नहीं, पर सिर्फ एक है ना एक कमेंट किया गया है जिसमें क्या कर रहा है, बोल रहा है कि बैंक को आपको क्या करना चाहिए, आपको है ना इसकी जो परफॉर्मेंस है या फिर उसकी जो फाइनेंशियल स्टेट है ना हेल्थ है, आपको क्या करना है, उसको एक बार रिव्यू करते रहना चाहिए, राइट। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। द रिन्यूअल ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाज ड्यू ऑन 20th October 2022. The account was sought renewed by company authority for a period of 3 months of a pending submission of the complete papers. However, borrower has not submitted a complete renewal paper till 31st March 2023. देखिए नॉर्मली क्या बोलता है, 90 डेज में आपको क्या करना है, रिन्यू करना है। तो मैक्सिमम कितना अलाउड था 6 मंथ, मैक्सिमम कितना है अलाउ है 6 मंथ, राइट, मैक्सिमम 6 मंथ अलाउड है। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अभी तक 6 मंथ भी हुए नहीं है। और ध्यान रखना 6 अगर आपको 90 डेज के बाद अगर ध्यान रखना
वन जो 80 डेज वाला जो अलाउ है उसमें ध्यान रखना बैंक को कुछ सेटिस्फैक्टरी एविडेंस है ना सबमिट करना होता है कि ध्यान रखना जो रिन्यूअल वाला प्रोसेस है वो क्या है, इन द प्रोसेस, राइट। There is a request letter from the borrower on record stating that valuation report of the property located at a far away location was taking a time। तो उसने रीजन भी बताया कि है ना क्यों अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पा रही है, राइट। तो ध्यान रखना पैप का तो उन्होंने सबमिट किया, राइट, पैप की तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है, राइट। तो ध्यान रखना इस केस में इसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, इसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। द ब्रांचेस क्लासिफाइड सच अकाउंट एज अ स्टैंडर्ड एसेट, ओके सही किया है। Considering above, CA Prachi is in dilemma relating to proper classification above advanced guide her। देखिए based on the above fact, CA Prachi should accept a classification of account as a standard asset। देखिए क्या क्या रीजन दिए हैं। हेलो, देखिए पहले तो क्या बोला है, देयर वाज एडिक्वेट ड्राइंग पॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। जो स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट है ऑफ द दिसंबर 2022 वो भी है ना यही रिफ्लेक्ट कर रही है। ध्यान रखें जो डिक्लाइनिंग जो सेल बताइए एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट को कंसीडर करनी चाहिए जब आप क्या करो क्रेडिट असेसमेंट वगैरह कर रहे हो, राइट। ध्यान रखें जो ओवरड्राइंग हुई है इन द मंथ ऑफ मार्च वो ध्यान रखना वो किस टाइप की है, वो टेम्परेरी डेफिशिएंसी है, राइट, और उसके कारण उसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। देखिए नॉर्मली ध्यान रखना जो लिमिट होती है वो रिव्यू हो जानी चाहिए विद इन द 3 मंथ्स, पर मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, देखिए मैक्सिमम कितना है 6 मंथ्स, राइट। अगर 6 मंथ तक बैंक को जाना तो बैंक को जाना रखना कुछ है ना एविडेंस वगैरह फर्निश करने पड़ेंगे कि क्यों 6 मंथ्स लिए जा रहे हैं, राइट। अब ध्यान रखना हमारे जो केस में है अभी तक 180 डेज है ना अभी तक कंप्लीट हुए नहीं है, इसलिए हम हमारे केस में उसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीए हर्षित is conducting statutory audit of branch of public sector bank। On examining 20 large advance of the branch, he finds that in 5 examined cases, loan application have been filed up scantily with important details left out। Okay, जो लोन वगैरह दिया है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, राइट, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, विदाउट उसके क्या दिया जाए लोन सैंक्शन किया जा रहा है। It is also noticed that cash credit limit to the borrower were enhanced during the year, but there were no record pertaining to assessment of enhanced working capital requirement। देखिए उस लिमिट को क्या किया, ये जो लिमिट थी उसको बढ़ाया गया पर उसके रिगार्डिंग अगेन जो असेसमेंट करना चाहिए वो वापस से नहीं किया गया। The branch is unable to show such assessment working in system either। However, all the 5 accounts are operating satisfactorily। These accounts have been classified as a standard asset by branch। Would above information prompt auditor to suggest a changing asset classification of the above accounts? What does depicted situation reflect? देखिए पहला तो जब अकाउंट तो है ना इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, जब अकाउंट सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है तो उसको पहला तो एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, पहला तो उसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑडिटर को अपनी एलएफएआर में लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में जो इरेगुलरिटी है इन द इंटरनल कंट्रोल, राइट, ध्यान रखना जो इंटरनल कंट्रोल है इन रिलेशन टू एडवांस तो कैश क्रेडिट लिमिट, राइट, वो ध्यान रखना सही से इफेक्टिवली ऑपरेटर नहीं कर रहा है, उसको अपने एलएफएआर में उसको हाईलाइट करना चाहिए। देखिए सच डेफिशिएंसी नीड टू बी हाईलाइटेड बाय द ऑडिटर इन एलएफएआर। देयर इज नो नीड फॉर सजेस्टिंग चेंज इन देयर क्लासिफिकेशन, उसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अपन ने स्टार्टिंग में सेम क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीए सीमा is appointed as a stock auditor of a Bhavani Rice Limited, who is availing credit facility from RK Puram branch near Tamil Educational Society, New Delhi।
द बोरोवर इज एंजॉइंग अ कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹12 crore from branch against security of a paid stock and debtor up to 90 days against margin of 25%. She proceeds to visit a premise of Bhavani Rails Mills Limited, located on outskirt of Delhi. She verified books of account and stock record of the company and also test check quantity of paddy and rice of 20,000 quintals and 8,000 bags lying in premise of a company. Drawing power of rupees 12.05 crore is computed in stock audit report and report stands submitted to bank. ओके देखिए क्या हुआ है, उस जो कंपनी है जो क्रेडिट लिमिट एंजॉय करी है उसकी क्या हुई है, स्टॉक ऑडिट हुई है और ध्यान रखना उसमें उसका बैलेंस कितना बया है कि 12.05 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन बताई है। मतलब ध्यान रखना वो कैश क्रेडिट लिमिट जो 12 करोड़ अलाउ करी है वो भी अप्रोप्रिएट है। आफ्टर अबाउट अ वीक रेगुलर interval inspector appointed by inspection department of bank also happened to visit premise of the borrower and found that rice contained in about 5,000 bags included in stock having approx value of 1.5 crore was fungus ridden. The company was holding this stock for last 15 months. How do you view the above situation? तो ऑफ कोर्स देखिए हमारी जो सीएस सीमा है उन्होंने स्टॉक ऑडिटर सही से नहीं करी, उनको जो पैडी वगैरह है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना चाहिए था, उसकी टेस्ट काउंटिंग वगैरह भी करनी चाहिए थी, साथ में उसकी कंडीशन देखनी चाहिए थी क्योंकि उससे उसकी क्या होगी वैल्यूएशन पे उसका क्या जाएगा, उसका इफेक्ट जाएगा। तो मतलब हमारी जो सीएस सीमा है उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। चाहो तो आप यहाँ पे ध्यान रखना अगर इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल एथिक्स आपसे रेफरेंस मांगती है तो ध्यान रखना आप क्लॉज का रेफरेंस इस केस में जरूर देना, अगर इंस्टीट्यूट पूछती है तो एग्जाम में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने के लिए। देखिए क्या बोल रहा है, जो वर्क था वो डिलीजेंटली परफॉर्म नहीं किया गया, ड्यू डिलीजेंस मेंटेन नहीं किया था हमारे ऑडिटर ने। ध्यान रखना उसको कंडीशन वेरीफाई करनी थी स्टॉक की, उसका रोल ये नहीं कि सिर्फ वो क्या करे फिजिकल क्वांटिटी को एक बार चेक करे, उसको उसकी कंडीशन भी चेक करनी चाहिए थी। ऐसी जो ये जो राइस जो खराब हो गए हैं उसकी वैल्यू ध्यान रखना एक्सक्लूड करनी चाहिए थी वाइल कंप्यूटिंग द ड्राइंग पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल ऑडिटिंग द ब्रांच ऑफ अ बैंक यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट व्हाट पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड योर स्पेशल अटेंशन। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटर ब्रांच अकाउंट ध्यान रखना हेड ऑफिस लेवल पे उसको मेंटेन किया जाता है, जो भी ब्रांचों के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं वो उधर मेंटेन होते हैं, ये जरूरी है फॉर द प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ध्यान रखना नॉर्मली जो अकाउंट होता है वो स्क्वायर हो जाता है जब भी एंटी डेबिट क्रेडिट जो दोनों में होती है, जब वो ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है तब ध्यान रखना एंटी जो ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कैंसल कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। फिर ध्यान रखना ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बताना होता है कि जब उसने चेक किया था तो इसमें कोई कितनी है ना उसने एंट्री चेक करी है, कितनी एंट्री क्या है अभी आउटस्टैंडिंग है, वो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बताना होता है। साथ में ध्यान रखना अगर कोई लार्ज आउटस्टैंडिंग एंट्री है तो ऑडिटर को वो भी देखना है कि ये क्यों है, और साथ में जो कंफर्मेशन वगैरह मिली है ऑडिटर को उसको भी चेक करना चाहिए। और अगर कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है राइट जो अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ है तो उसके भी है ना रीजन ऑडिटर को देखने चाहिए, राइट, जो वो है ना इंटर ब्रांच अकाउंट चेक कर रहा है। देखिए पहला तो ये सेंट्रल लेवल पे मेंटेन होता है, आपको ईयर एंड स्टेटस बताना है रिगार्डिंग द रिकंसिलिएशन, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बताना है द नंबर एंड अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंट्री इन द इंटर ब्रांच अकाउंट, गिविंग a separate information for the debit and credit entry. Auditor should also ensure that any discrepancy found in the inter-branch account have been properly dealt in the books. Auditor can obtain relevant information primarily from the branch auditor report, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए while doing the audit of nationalized bank, branch audit assistant informed you that he suspected some irregularity in guarantee issued by bank. What should be your guidance in the matter to check the same? ठीक है गाइस थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। देखिए गारंटी के केस में थोड़ा सा क्या है इरेगुलरिटी उसको मिल रही है, तो आप बताइए आप उसको किस तरीके से गाइड करेंगे। तो देखिए पहले तो आपको क्या करना है, अपन स्टैंडर्ड प्रोसेस पे चलेंगे। तो देखिए जो गारंटी वगैरह होती है सबसे पहले अपन उसको बोलेंगे
कि देखिए बैंक में आपको सबसे पहले देखना है क्या उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है और क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। दूसरा, जो भी लॉ एंड रेगुलेशन है, साथ में जो बैंक की जो पॉलिसी है, बैंक की जो अप्रूव्ड पॉलिसी है, साथ में जो आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह है, या फिर जो बैंक के बैंकिंग एक्ट है उसके जो रेगुलेशन वगैरह है इन रिलेशन टू गारंटीज वगैरह, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या वो कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर ध्यान रखना उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर वगैरह, या जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए पहला तो जो गारंटी होती है वो आपके रेगुलर कस्टमर को दे सकते हो। दूसरा, आपके पास एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए जो इंश्योर करे कि ऐसे कोई भी सर्कमस्टेंस है जिसके कारण क्या हो रही है, गारंटी है ना हो सकती है, राइट, दैट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आ सकती है। वो क्या कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, साथ में उसको ध्यान रखना प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रहा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। साथ में ध्यान रखना आपके पास इंटरनल कंट्रोल है जो इंश्योर कर रहा है कि कोई भी अनरिकॉर्डेड गारंटी वगैरह नहीं है। साथ में ध्यान रखना बैंक को गारंटी रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है इन रिगार्डेंस विद द कौन कौन सी गारंटी बैंक ने दी है, कौन कौन सी मैच्योर हो गई है, कौन कौन सी अभी भी पेंडिंग वगैरह है, या फिर कौन कौन सी गारंटी क्या हुआ है इन्वोक वगैरह हुई है। साथ में ध्यान रखना गारंटी देना का प्रॉपर्ली जानना क्या होनी चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए। साथ में आप ध्यान रखना आप क्या करोगे, टेस्ट बेसिस पे ध्यान रखना क्या करोगे, कुछ गारंटीज को वगैरह चेक भी करोगे। साथ में जो गारंटी होती है वो ध्यान रखना डॉक्यूमेंट्स के थ्रू है ना सपोर्टेड भी होनी चाहिए, राइट। फिर ध्यान रखना अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह आप दे रहे हो तो उसका भी ध्यान रखना प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, राइट। साथ में ऑफकोर्स आपको देखना है कि आपकी जो बोर्ड की जो अप्रूव पॉलिसी है, साथ में जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस वगैरह है उससे क्या हो रहा है, कंप्लाई हो रहा है। देखिए पहले तो क्या बोले, जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है जैसे कि गारंटी वगैरह हो गया, वो ध्यान रखना आप क्या कर रहे हो, अपने रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को ही आप प्रोवाइड कर रहे हो। फिर ध्यान रखना आपके पास एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है जो इंश्योर कर रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके कारण ऐसी कंटीजेंट लायबिलिटी हो रही है वो ध्यान रखना वो तो पहले एक तो वो ऑथराइज है, दूसरा एज पर जो गाइडलाइंस वगैरह है वो उसके अकॉर्डिंग है, राइट। और सामने ऐसी सारे ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं और वो क्या ध्यान रखना क्या हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। और ध्यान रखना अगर आपने लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह दिया है तो ध्यान रखना वो ऑन द बेसिस ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। साथ में अगर ध्यान रखना ट्रेड क्रेडिट वगैरह अगर आपने क्या किया है, ट्रेड क्रेडिट दिया है तो ध्यान रखना वो भी कैसा होगा, को टर्मिनस होगा। ध्यान रखना जैसे वो ट्रेड क्रेडिट पूरा हो जाएगा, जैसे वो ट्रेडिंग पूरी हो जाएगी, ध्यान रखना वो गारंटी भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, राइट। साथ में आपने ध्यान रखना आपको उसके रिगार्डिंग जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखना वो भी क्या करना है, अपने पास रखना इन केस ऑफ ट्रेड क्रेडिट। साथ में अगर आपने कोई कंफर्ट लेटर वगैरह इश्यू किए हैं तो आपके पास उसके भी एडिक्वेट रिकॉर्ड होने चाहिए, वो भी ध्यान रखना प्रॉपर है ना ऑथराइज्ड होने चाहिए। देखिए दूसरा क्या बोलता है, आपके पास एडिक्वेट सिस्टम होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन एडिक्वेट रिकॉर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑब्लिगेशन, whether the internal control ensure that such contingent liability are properly identified and recorded, right। ये पर पहले बोल दिया। फिर आप क्या होगा, टेस्ट बेसिस पे कुछ चेक भी करोगे, आप ईयर एंड अमाउंट भी चेक करोगे। आप तो कंटेंट लायबिलिटी आपको चेक ना, कुछ जो कंटेंट लायबिलिटी वो क्रिस्टलाइज तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रोविजन होकर बनाना पड़ेगा। अगर आपने कोई कंफर्ट लेटर वगैरह इशू किया तो ध्यान रखना वो भी प्रॉपर्ली ऑथराइज होना चाहिए, उसका भी प्रॉपर क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए। आपने अगर कोई ट्रेड क्रेडिट वगैरह दिया है तो ध्यान रखना वो कैसा होना चाहिए, को टर्मिनस होगा, कैसा होगा, को टर्मिनस होगा, राइट। जैसे ही क्रेडिट पीरियड पूरा होगा या फिर जो उसके जो टर्म्स वगैरह है कंप्लीट होंगे, ध्यान रखना गारंटी भी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। और ध्यान रखना अगर आपने नॉन फंड बेस्ड जो फैसिलिटी अगर आपने अदर देन रेगुलर कस्टमर को दी है तो ध्यान रखना उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंडो बैंक अपॉइंटेड योर फर्म ऑफ सीए एज ए ब्रांच ऑडिटर ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, being head in charge of the assignment. While planning, you distributed the work among your team members and assigned Mr. Perry for verification of a bills payable. However, Mr. Perry, being fresh to the bank auditor, needs your guidance, kindly guide. तो देखिए अगेन बिल्स पेबल के केस में सबसे पहले अपन इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे। देखिए इंटरनल कंट्रोल जो अपने देखे थे, डिमांड ऑफ टेलीग्राफिक कोड वाला, राइट। अपने याद है टेलीग्राफिक ट्रांसफर देखा था, याद है अपन ने पिछले सेशन में किया था। एक तो पहले वही, साथ में टेस्ट बेसिस पे आप चेक करोगे। साथ में आप ध्यान रखना अगर कोई ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो आप ध्यान रखना अगर आपको क्या करना है उसको है ना कंफर्म करना है, राइट। जो भी है ना कम्युनिकेशन वगैरह हुए आपको उसको भी चेक करना है अगर कोई ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस वगैरह है तो। देखिए सबसे पहले अपन इंटरनल कंट्रोल देखेंगे ऑन द बिल्स पेबल, ये अपन ऑलरेडी ये पहले ही डिस्कस कर चुके थे। फिर अपन ध्यान कुछ करेंगे, क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे
an appropriate sample of outstanding item comprised in the bills payable account with the relevant register. Reasons for old outstanding debit in respect of draft or other similar instrument paid without advice should be ascertained. Corresponding with other branches after the year end should be examined, especially in so far as a large value item outstanding on the balance sheet date are concerned. Right? बड़ा सिंपल सा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दीजिए. पॉसिबल है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए. ये अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है. देखिए, PDSJ and associate are statutory auditor of a scheduled commercial bank for the year 23-24. While evaluating internal control over advance, it came to their notice that a classification of term loan borrower account into SMA as well as NPA done in the system on the following lines. ओके, ये बता रहा है कि किस तरीके से ना अकाउंट को SMA ट्रीट किया जाता है या फिर NPA अगर ट्रीट किया जाता है. ये अपन को बता रहा है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या डेटा फीड किया गया है. ठीक है. इन केस ऑफ फुल ड्यूज आर नॉट रिसीव्ड on a particular due date, the borrower account is immediately considered as overdue on the very next day. ओके, देखिए पहले गलत है. बैंक में हमेशा डे एंड प्रोसेस चलता है. क्या चलता है? डे एंड प्रोसेस चलता है. राइट. जैसे कि मान लीजिए ड्यू डेट क्या है? 31 मार्च है. अगर 31 मार्च तक राइट उसका जो डे एंड प्रोसेस जो बैंक करता है, अगर वहां तक अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो 31 मार्च को ध्यान रखना, उसको ओवरड्यू क्या करना है? ट्रीट करना है. राइट. क्या करना है? ओवरड्यू ट्रीट करना है. और वो क्या कर रहा है? उसका जो इंटरनल कंट्रोल वो क्या कर रहा है? उसको 1 अप्रैल को क्या कर रहा है? ओवरड्यू ट्रीट कर रहा है, जो अप्रोप्रिएट नहीं है. जो अप्रोप्रिएट नहीं है. फिर क्या बोलता है? इफ इट कंटिन्यूज टू रिमेन ओवरड्यू देन अकाउंट इज टैग्ड एज SMA1 ऑन द 1 मई 2023. देखिए 31 मार्च से 30 दिन लेते हैं तो कब होता है? 30 अप्रैल. अगर 30 दिन तक पेमेंट नहीं होगा तो 30 अप्रैल को उसको SMA1 में आ जाना चाहिए था. If it continues to remain overdue further, then account is tagged as SMA2 on 31st May 2023. Again ध्यान रखना 30th अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. अगेन 31st का 30 का है तो ध्यान रखना 30th मई को ये SMA2 में आ जाना चाहिए था. If it continues to remain overdue even after being tagged as SMA2, it is classified as NPA on 30th June 2023. that is 90 डेज वाला कर रहा है ये. तो इसके 30 दिन 30th में से तो कब होते हैं? 29th जून होगा. 29th जून को इसको NPA ट्रीट कर देना चाहिए. राइट. देखिए क्या बोलता है, अगर कोई अमाउंट ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होता है तो उसको क्या किया जाता है? ओवरड्यू ट्रीट कर दिया जाता है. ध्यान रखना ये कैसे होता है? एज अ पार्ट ऑफ देयर डे एंड प्रोसेस फॉर द ड्यू डेट. तो इसी बेसिस पर अगर चले तो ध्यान रखना, तो ओवरड्यू कब होना चाहिए? 31 मार्च को होना चाहिए एंड 1 अप्रैल नहीं होना चाहिए. राइट. फिर ध्यान रखना SMA1 कब होगा? 30th अप्रैल को. SMA2 कब होगा? 30th मई को. और NPA कब होगा? 29th जून को. राइट. चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हेलो हेलो हेलो. हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है. while auditing अपना बैंक, you observe that a lump sum amount has been disclosed as a contingent liability collectively नहीं कर सकते हो. You are therefore requested by management to guide them about the disclosure requirement of a contingent liability. आपको ध्यान रखना, अपन स्पेसिफिकली देखा था, आपको है ना contingent liability अलग अलग टाइप की होती है, बैंक को उसको अलग अलग डिस्क्लोजर करना चाहिए, कलेक्टिवली डिस्क्लोजर नहीं कर सकता है. एक बार उसको आपको फटाफट रीड करवा देता हूँ. देखिए पहला क्या था? क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट. एक कौन सा था? पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट. राइट. एक कौन सा था? आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा था? लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. फिर कौन सा था? गारंटी आपने जो दी है उसके रिगार्डिंग, या फिर आपने कोई एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट वगैरह है उसके रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है तो उसको आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा. और उसके बाद क्या था? अदर आइटम फॉर विच द बैंक इज कॉन्टिजेंटली लायबल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज
एज अ सेंट्रल statutory auditor of a nationalized bank for the financial year 22-23. During the course of audit, your audit team observed that a lump sum amount has been disclosed as a contingent liability collectively through the components are correctly identified. In respect of contingent liability, the auditor is primarily concerned with seeking reasonable assurance that all contingent liability are identified and properly valued, and the audit firm intend to obtain a representation from the management. Highlight the pointer checklists that are to be covered in management representation. देखिए नॉर्मली जो भी मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं. देखिए पहला तो आपने क्या किया है, इसके रिगार्डिंग एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल क्या किया है, मेंटेन किया है, वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, इसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन. दूसरा, जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है, मास्टर सर्कुलर वगैरह है, डायरेक्शन वगैरह है, उससे क्या हुआ है, कंप्लाई हुआ है इन रिलेशन टू कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. साथ में अगर बैंकिंग एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट आपने क्या किया उससे भी कंप्लाई किया, आपकी बोर्ड पॉलिसी भी क्या किया आपने कंप्लाई किया है. साथ में रखना जितनी भी गारंटी हुई है आपने क्या किया है, उन सबको आइडेंटिफाई किया है, राइट. उस सबको क्या क्या है, आइडेंटिफाई किया है, उन सबको क्या किया है, रिकॉर्ड किया है, उन सबको क्या किया है, रिकॉर्ड किया है. इसके लिए आप क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन लोगे. कोई भी जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है वो क्या है, अनरिकॉर्डेड नहीं है. कोई भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है, अनरिकॉर्डेड नहीं है. उसकी आपने क्या की है, प्रॉपर अकाउंटिंग करी है. साथ में उसका क्या किया है, प्रॉपर वैल्यूएशन किया है, राइट. साथ में ध्यान रखना आपने क्या किया है, उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया, आपने क्या किया है, उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर वगैरह भी दिया है, राइट. साथ में उसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट वगैरह आपने क्या किया है, उसको भी डिस्क्लोजर किया है. साथ में रखना ये जो आपने गारंटी वगैरह दी है ये क्या है, प्रॉपरली ऑथोराइज्ड वगैरह है. अपन इसी तरीके से क्या करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह मैनेजमेंट से लेते हैं. देखिए पहले तो अपन क्या किया है, जितनी भी है ना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हुई है आपने इनको क्या किया है, उसकी अकाउंटिंग करी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. साथ में एक और पॉइंट अपने पहले बोला था, ध्यान रखना कोई भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर क्रिस्टलाइज हो गई, मतलब ध्यान रखना वो क्या हो गया, अगर क्रिस्टलाइज हो जाती है तो आपको क्या करना होता है, उसका प्रोविजन वगैरह बनाना होता है. मतलब क्या है, पहला वो कॉन्टिजेंट नहीं रह गया, अब आपकी क्या होगी, वो लायबिलिटी बन चुकी है, एक्चुअली आपकी लायबिलिटी बन चुकी है. अब आपका क्या है, आउटफ्लो है ना, आउटफ्लो होना है आपके, है ना, फंड्स का आपके रिसोर्सेज. तो उस केस में क्या होता है, कंपनी को लायबिलिटी बनानी होती है, राइट. अगर कोई है ना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो गई है तो वो भी आप बताओ कि साथ में उसका क्या क्या एडिक्वेट प्रोविजन आपने बनाया है. सारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का एडिक्वेट डिस्क्लोजर है. जो भी प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, जैसे सच एज ऑथराइजेशन, आरबीआई की कंप्लाइंस, बैंकिंग एक्ट का कंप्लाइंस, आपने क्या है, सारे प्रोसीजर को फॉलो किया है. ध्यान रखना दे आर सपोर्टेड बाय द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स. कोई भी जो है ना ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर क्रिस्टलाइज हो गई तो उसका भी क्या है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है. साथ में रखना उसका प्रॉपर आपने क्या किया है, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताया है. ध्यान रखना अगर कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है जिसका रिमोट आउटकम है, राइट, जिसका आपको लगता है आउटकम क्या है, रिमोट है, इसलिए आपने उसको एज डिस्क्लोज नहीं किया, तो ध्यान रखना उसके रिगार्डिंग अपन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. अब ध्यान रखना एक कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है वो ध्यान रखना वो किसके कारण है, ड्यू टू डायरेक्टर, राइट. देखिए क्या है, ये स्पेशल पॉइंट था जो कहाँ पे गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया, कहाँ दिया, बैंकिंग एक्ट में दिया हुआ. देखिए एक बार क्या है, देखिए इन केस ऑफ गारंटी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक डायरेक्टर, तो ध्यान रखना उस केस में दे तो सकता है, तो ध्यान रखना उस केस में गारंटी इन्वोक वगैरह नहीं होनी चाहिए, राइट. अगर कोई गारंटी वगैरह दिया तो ध्यान रखना गारंटी इन्वोक वगैरह नहीं होनी चाहिए. ये है ना उसके रिगार्डिंग बैंक को एक अपन मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. देखिए बैंक हैज टेकन appropriate step to ensure that adequate and effective arrangement have been made so that the commitment would be made out of the party's own resource and that the bank will not be called upon to grant any loan or advance to meet the liability consequent upon the invocation of the such guarantee and that no violation of section 20 of the banking regulation act has been arranged on account of such a guarantee. देखिए आपके जो डायरेक्टर है उसके बिहाफ पे आप गारंटी वगैरह दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रखना वो गारंटी इन्वोक नहीं होनी चाहिए. उस केस में बैंक की लायबिलिटी नहीं होगी, जो डायरेक्टर है उसके जो खुद के रिसोर्सेज है वहीं से ध्यान रखना उसका पेमेंट होना चाहिए, बैंक लायबल उस केस में नहीं होना चाहिए, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए advances generally constitute a major part of the asset of the bank.
there are substantial number of borrowers to whom variety of advances are granted. The audit of advances require major attention from the auditor. As an expert in bank audit, you are required to briefly discuss the area of focus and suggest audit procedure regarding evaluation of internal control over advances, substantive audit procedure and recoverability of the advance. देखिए बड़ा इजी है। सबसे पहले एडवांस के रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल देखते हैं, क्या बैंक में एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है फॉर एडवांस। ठीक है, एडवांस देने से पहले उसका प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। ऑथराइजेशन को लेकर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बाद आप क्या करोगे, एडवांस को दोगे, राइट, उसके रिगार्डिंग आपके पास इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास है, उसके इन्फोर्समेंट को लेके, राइट, उसके रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ बैंक, उसके लेके आपके पास है ना एडिक्वेट है ना इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। एक बार एडवांस दे दिया तो उसके बाद उसका मॉनिटर फॉलोअप के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। तो सबसे अपन क्या देखते हैं, पहले अपन बैंक के एडवांस के रिगार्डिंग अपन क्या देखते हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल से देखते हैं। देखिए सब्सिडी वाइड पर अपन एडवांस के केस में ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए एग्जामिन लोन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग क्रेडिट असेसमेंट, वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स, आपके पास इसके रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल हो चाहिए। ऑडिटर क्या करता है, उसको इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करता है। इंटरनल कंट्रोल विद रेफरेंस टू एक्जिस्टेंस, इन्फोर्सिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड द एंड यूज ऑफ फंड्स, ये भी इसको क्या बोलते हैं, फॉलोअप वगैरह बोलते हैं। साथ में इसमें ये भी आता है कि है ना वो सही से अकाउंट ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ में आरबीआई की कोई गाइडलाइन वगैरह है, साथ में जो बैंक की जो लोन अकाउंट के लेके जो पॉलिसी है उससे कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग भी इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या था, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर था इन रिलेशन टू एडवांस, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फटाफट आपको रीड कर देते हैं। देखिए पहला तो एडवांस कैसा होना चाहिए, ड्यू टू द बैंक होना चाहिए। एडवांस प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए, उसका प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन उसका होना चाहिए, राइट, एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द आरबीआई रिक्वायरमेंट्स। उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट प्रोविजन है या नहीं है। जो लार्ज एडवांस है उसको आप क्या करोगे, सैंपल बेसिस पे टेस्ट चेक भी करोगे। कंप्लीटनेस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंटरेस्ट बीइंग चार्ज्ड, नो अनरिकॉर्डेड एडवांस, स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। ध्यान रखना जो बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। कंप्लीटनेस एक्यूरेसी ऑफ द इंटरेस्ट बीइंग चार्ज, बड़ा नॉर्मल वाले पॉइंट्स है। रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांस, अपन क्या करते हैं जो बोरोवर है अपन क्या करते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखते हैं। उसका जो है ना यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अपन क्या करते हैं वो भी चेक करते हैं। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो अपन क्या करते हैं वो भी देते हैं, साथ में अपन उसकी ऑडिट वगैरह भी करवा सकते हैं, राइट। देखिए रिव्यू पेरिडिकल स्टेटमेंट सबमिटेड बाय बोरोवर इंडिकेटिंग एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन एंड यूज किस तरीके से है। लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, अपन सिक्योरिटी वगैरह चेक करवा सकते हैं। फिर ध्यान रखना review auditors report in case of borrowers and aggregate limit of rupees 10 lakh or above for working capital from the banking systems. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एज ए स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ जी देखिए क्या है, देखिए एज ए स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, what special points are to be borne in mind in the audit of compliance with statutory liquidity ratio requirements। देखिए एसएलआर क्या होता है बेसिकली, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, साथ में जो आरबीआई के जो गाइडलाइंस वगैरह वो क्या बोलती है। देखिए बैंक में क्या होता है, पब्लिक का फंड होता है, तो कभी कोई है ना पैसा लेने आ जाए तो उसमें कोई है ना बैंक को मना ना करना पड़े, इसलिए कुछ नॉर्म्स वगैरह बनाए गए। उसमें से क्या है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो क्या बोलता है बैंक की जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है, उसका कुछ परसेंटेज बैंक को क्या होता है लिक्विड एसेट में रखना पड़ता है। कैसा रखना पड़ता है, लिक्विड एसेट में रखना पड़ता है कि अगर कोई किसी भी समय, डिमांड लायबिलिटी क्या होती है ऑन डिमांड, डिमांड एंड लायबिलिटी क्या होती है ऑन डिमांड, कोई अगर है ना पैसे लेना जाए, मतलब एनी टाइम पैसे लेना जाए तो बैंक के पास क्या होना चाहिए, एडिक्वेट मनी होनी चाहिए, राइट। उसके लिए क्या बोला है आरबीआई गाइडलाइन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कि आपकी जो भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है उसका कुछ परसेंटेज आपको क्या करना है लिक्विड एसेट में रखना है। तो देखिए अब जब अपन इसकी ऑडिट करेंगे एसएलआर रेशियो की, तब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या बैंक जो आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है
क्या उससे कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ में ऑडिटर को उसकी भी है ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मास्टर डायरेक्शन जो मास्टर सर्कुलर है आरबीआई का उसकी है ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ में ध्यान रखना बैंक का जो वैल्यूएशन है ऑफ द लिक्विड एसेट क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। साथ में जो बैंक का जो कंप्यूटेशन है विद रिगार्ड टू डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या वो भी है ना अप्रोप्रिएट है या नहीं। फिर ध्यान रखना ये हमने क्या बोला था, हम 12 और डेट्स पे क्या करते हैं इसको चेक करते हैं। ध्यान रखना वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए, वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए, राइट। ध्यान रखना फ्राइडे क्यों था, क्योंकि फ्राइडे से क्या होते हैं ब्रांच से क्या होते हैं रिटर्न सबमिट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कि है ना फ्राइडे पे आप नहीं करोगे। और ध्यान रखना डिटेल कैसा होता है, कॉन्सोलिडेटेड डिटेल, डिटेल कैसा होता है कॉन्सोलिडेटेड डिटेल। जो भी ब्रांच से जो रिटर्न है ब्रांच का जो टाइम लायबिलिटी है आपके जो टाइम लायबिलिटी हेड ऑफिस उन सबका जो कॉन्सोलिडेटेड डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है उसका कुछ परसेंटेज आपको क्या करता है लिक्विड एसेट करना होता है। तो आप ध्यान रखना कॉन्सोलिडेट कहाँ पे होता है हेड ऑफिस पे होता है, तो आपको ध्यान रखना कॉन्सोलिडेशन भी देखने की अप्रोप्रिएट है या नहीं है। आप साथ में क्या कर सकते हो उसको टेस्ट बेसिस पे भी क्या कर सकते हो उसको चेक करना पड़ेगा आपको। साथ में जो ब्रांच से जो रिटर्न है साथ में जो ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट वगैरह है आप क्या करोगे उसको भी कंसीडर वगैरह कर सकते हो। साथ में आप कंप्यूटेशन आपको देखना है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का क्या वो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट साथ और जो आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन सर्कुलर है क्या उसके है ना कंप्लायंस में है या नहीं। साथ में ध्यान रखें जो सेक्शन 24 बात करता है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिक्वायरिंग द लिक्विड एसेट्स, राइट। कुछ परसेंटेज क्या होता है बैंक को लिक्विड एसेट में रखना होता है, जैसे कि कैश हो गया गोल्ड हो गया या फिर गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी होगी उसमें है ना बैंक को रखना पड़ता है, राइट। आप वो भी देखोगे साथ में उसका क्या करोगे वैल्यूएशन भी देखोगे। साथ में एक अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्टिव बट नॉट ड्यू। तो जो एक्टिव हो गया पर ड्यू नहीं हुआ ध्यान रखना वो भी एक लायबिलिटी है और ध्यान रखना वो भी ध्यान रखना डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का पार्ट बनता है। एक्टिव बट नॉट ड्यू वो भी ध्यान रखना डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का पार्ट बनता है। देखिए आपको क्या है ना किस तरीके से वेरीफाई करने का बोलता है ऑन 12 ऑड डेट्स इन डिफरेंट मंथ नॉट बीइंग अ फ्राइडे, फ्राइडे क्यों नहीं था मैंने आपको फिर से बता दिया, राइट। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे टू वेरीफाई कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज टू एग्जामिन टू एस्पेक्ट, पहला तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दूसरा कौन सा है लिक्विड मेंटेनेंस ऑफ द एसेट, राइट। पहला तो करेक्टनेस ऑफ द डिटेल and maintenance of the prescribed percentage of the liquid asset on the selected date। देखिए स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलेवेंट सर्कुलर ऑफ द आरबीआई टू ascertain the items included in the composition of DTL, request the branch auditor to verify the correctness of trial balance, examine the cash balance at the branch on the selected date। आप टेस्ट बेसिस पे क्या करोगे कंसोलिडेशन को भी चेक करोगे। Ensure that consolidation prepared by banker includes the relevant information in respect of all the branches। Examine composition of the item of DTL with respect to circular instruction of the RBI। Ensure that the interest accrued but not accounted for in the books is included in the composition of the DTL। Specify number of unaudited branches and statement that the auditor has relied on the return received from the unaudited branches in forming his opinion, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ABC Chartered Accountant have been appointed as a concurrent auditor for the branches of Effective Bank Limited for the year 21-22। You are part of the audit team for Agra branch of the bank and have been instructed by your senior to verify the advance of the audit period। You are required to guide your assistant about the areas to be taken care while doing a verification of the concurrent auditor। ठीक है अगेन सिंपल से आपको रीड कर लेता हूँ। ठीक है इन केस ऑफ लोन्स एंड एडवांस they are properly sanctioned in accordance with the delegation authority। Ensure the security documents have been received and properly charged and registered। पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविजन इसको अपन क्या बोलते हैं फॉलो अप वगैरह बोलते हैं मॉनिटरिंग वगैरह बोलते हैं, राइट। सच एज रिसिप्ट ऑफ अ स्टॉक स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट वगैरह, राइट। Any misutilization of the loans and whether the instance are indicative of the diversion of funds। Check whether letter of credit issued by the branch are within the delegated power। Proper follow up the overdue bills of exchange। चेक बैंक गारंटी इशू अपन इस पे बहुत डिस्कस कर दिया है बैंक गारंटी पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस डीआईसी जीसी से क्लेम की बात कर रहे हैं। एंड वेरीफाई द इंस्टेंस ऑफ एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर हैव बीन प्रॉपर्ली रिपोर्टेड टू हेड ऑफिस बाय द ब्रांच एंड हैव बीन कंफर्म्ड और रेटिफाइड एट द रिक्वायर्ड लेवल। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला चीज़ अपन ऑलरेडी बहुत पहले डिटेल में डिस्कस कर ली है। चैप्टर कवर करते हुए भी अपन जब क्वेश्चन सेशन करते तब भी अपन ने कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली थी, इसलिए अपन ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर द कंटेंट राइटर ऑफ अ ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक which deals in foreign exchange transaction. Give focus areas of your checking in this respect. ओके, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। तो देखिए अगेन सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसके रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। दूसरा अपन क्या देखेंगे, जो बोर्ड की जो अप्रूव पॉलिसी है, साथ में जो आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह है, क्या उससे कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना ये जैसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वगैरह है, तो इसमें अपन बेसिकली क्या देखेंगे, जो दूसरे जो लॉ एंड रेगुलेशन है जैसे कि फैमा हो गया या फिर पमला हो गया, क्या उससे कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है वो क्या है, प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है, राइट। साथ में ध्यान रखना अपन यहाँ पे नॉस्ट्रो अकाउंट भी देखेंगे और देखेंगे क्या वो विद इन लिमिट्स है या नहीं, राइट। साथ में जो वॉस्ट्रो अकाउंट वगैरह है अपन क्या करेंगे, उसको भी चेक करेंगे। फिर ध्यान रखना है सपोर्टेड बाय ना एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। फिर ध्यान रखना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ध्यान रखना विद इन लिमिट्स होना चाहिए, राइट। क्या होने चाहिए, विद इन लिमिट्स होने चाहिए। साथ में ध्यान रखना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन क्लियरली बोलता है कि आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करनी है, राइट। क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, दैट इज हेजिंग वगैरह करनी है। अपन वो भी देखें कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में ध्यान रखना कोई ओवरबॉट पोजीशन हो रही है या फिर ओवरसोल्ड पोजीशन हो रही है, तो ध्यान रखना उसको भी रेगुलाइज कर रहा है या नहीं करेगा, कर रहे हैं। अगर कोई ओवरबॉट पोजीशन या फिर ओवरसोल्ड पोजीशन है तो क्या उसको भी रेगुलराइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जो नोस्ट्रो वगैरह अकाउंट है आप क्या करोगे, उसको रिकंसाइल करोगे विद नोस्ट्रो मिरर अकाउंट, नोस्ट्रो मिरर अकाउंट, राइट। साथ में ध्यान रखना एनआरई अकाउंट वगैरह में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी कौन से हैं, परमिशिबल है, वो भी कौन से हैं, परमिशिबल है, राइट। तो अपन ने काफी सारी चीजें देख ली, देखते क्या क्या इंस्टीट्यूट ने दिया है। देखिए पहले जो ट्रांजेक्शन है वो एज पर आरबीआई गाइडलाइन होना चाहिए। दूसरा अपन ने क्या बोला था, जो एनआरई अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट अकाउंट वगैरह है, राइट, ओनली परमिशिबल ट्रांजेक्शन से रूट थ्रू दीज अकाउंट्स। फिर ध्यान रखना आप चेक करोगे इनवर्ट एंड आउटवर्ड एमिटेंस, एग्जामिन एक्सटेंशन कैंसिलेशन ऑफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ अ फॉरेन करेंसी, एंश्योर दैट दीज आर ड्यूली ऑथराइज्ड एंड नेसेसरी चेंजेस हैव बीन रिकवर्ड। जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन है, राइट, आप क्या कर रहे हो, उसको रेगुलाइज कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब क्या, अगर रीजनेबल नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, उसको रेगुलराइज कर रहे हो। कंप्लायंस है किससे, आरबीआई की या फिर जो हेड ऑफिस पॉलिसी है उसे क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हो। और साथ में आप चेक करोगे नॉस्ट्रो अकाउंट को भी चेक करोगे, और साथ में ध्यान रखना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वगैरह भी आप क्या करोगे, उसको भी वेरीफाई वगैरह करोगे, राइट। चलिए इसी के साथ में पूरा होता है ऑडिट ऑफ बैंक्स। थैंक यू, राधे राधे।